तो यार क्लास 12 बोर्ड्स की टेंशन तो चल ही रही होगी। इसके बीच कभी सोचा है कि ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है इसका असली मतलब क्या है? चलो आज सीखते हैं वो भी सीधा हरिवंश राय बच्चन जी से, उनके अल्टीमेट सेल्फ इंट्रो आत्म परिचय को डीकोड करके। तो देखो, कविता शुरू होते ही एक पजल फेंकती है हमारे ऊपर। मतलब सोच के देखो, एक आदमी है जो दुनिया भर की जिम्मेदारियों मतलब जग जीवन का भार लेकर घूम रहा है और फिर भी कह रहा है कि उसके जीवन में प्यार ही प्यार है। हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट? यही तो बच्चन जी का कमाल है। इस सवाल का जवाब, इस पजल का सल्यूशन पूरी कविता के कोर आइडिया में छिपा है। बच्चन जी बेसिकली ये कह रहे थे कि यार दुनिया को जानना, सोसाइटी को समझना, वो सब तो ठीक है, वो फिर भी आसान है। असली चैलेंज तो खुद को समझना है। अपने अंदर क्या चल रहा है उसे जानना इज द रियल डील। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि बच्चन जी सिर्फ एक पोएट नहीं थे, वो एक रेबल थे, एक बागी, एक ऐसा इंसान जो सोसाइटी के रूल्स की परवाह नहीं करता था, बस अपने दिल की सुनता था। तो बच्चन जी का दुनिया के साथ रिश्ता कैसा था? अगर फेसबुक पर होता तो स्टेटस होता, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। उनका दुनिया से एक लव हेट वाला रिश्ता था, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ा ही कूल शब्द दिया है, प्रीतिकलय। मतलब प्यार भी है और झगड़ा भी है साथ साथ। तो चलो इस कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते को थोड़ा और अनपैक करते हैं। आखिर ये झगड़ा था किस बात पर? देखते हैं कि दुनिया क्या चाहती थी और कवि के लिए क्या इंपॉर्टेंट था। ये देखो, एकदम क्लियर कट कंपैरिजन है। एक तरफ है दुनिया जो धन दौलत यानी वैभव के पीछे भाग रही है, और दूसरी तरफ है हमारे कवि जो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए ये सब। वो इसे ठुकरा देते हैं। दुनिया भीड़ के पीछे चलती है, पर कवि वो तो अपने मन का गाना गाते हैं। उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। इसीलिए उन्हें ये दुनिया अपूर्ण लगती है, इनकम्प्लीट, मटीरियलिस्टिक। तो उन्होंने अपने सपनों की, अपने इमोशंस की एक अलग ही दुनिया बना ली है। और ये लाइन तो वाओ, इसमें उनका पूरा रेबल एटीट्यूड साफ साफ दिखता है। वो कह रहे हैं कि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को वैल्यू देती है जो उसकी तारीफ करते हैं, जो उसके हिसाब से चलते हैं। पर मैं, आई डोंट केयर, मैं तो अपने मन का गान करता हूं, पॉपुलर ओपिनियन की कोई परवाह नहीं। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आती कहां से है सोसाइटी के अगेंस्ट जाने की, इतनी बेफिक्री से जीने की? चलो अब इसका सीक्रेट पता करते हैं। उनकी सुपर पावर का सोर्स है स्नेह सुरा। अब ये क्या है? लिटरली इसका मतलब है प्यार का नशा, द इंटॉक्सिकेशन ऑफ लव। कवि कहते हैं कि मैं तो प्यार के नशे में हूं, और जब कोई प्यार के नशे में होता है ना, तो उसे दुनिया की, समाज की, किसी की फिक्र नहीं होती। यही उनका फ्यूल है। तो ये प्यार आया कहां से? कवि इशारा करते हैं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। मतलब कोई था, कोई प्रिय जिसने उनके दिल के तारों को, द स्ट्रिंग्स ऑफ हिज हार्ट को बस छू लिया, और बस उनकी पूरी जिंदगी में संगीत भर गया, प्यार भर गया, और यही प्यार उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। ओके, नाउ फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पोएम, जीने का पैराडॉक्स। बच्चन जी की फिलॉसफी की सबसे बड़ी खूबी थी विरुद्धों का सामंजस्य। मतलब सीमिंगली ऑपोजिट चीजों में हार्मनी ढूंढ लेना, उन्हें एक साथ लेकर चलना। देखते हैं कैसे। पैराडॉक्स नंबर 1, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। मतलब मैं अपने रोने में भी एक गाना लेकर चलता हूं। स्ट्रेंज, राइट? इसका मतलब यह है कि जिसे दुनिया उनका रोना समझती है, उनका दर्द, वो असल में उनकी कला है, उनका संगीत है। उनका सबसे गहरा दुख ही उनकी सबसे ब्यूटीफुल पोइट्री बन जाता है। पैराडॉक्स नंबर 2, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। मेरी आवाज भले ही शांत है, शीतल है, कूल है, लेकिन उसके अंदर एक आग है। आग किस चीज की? पैशन की, रिबेलियन की, दुनिया में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ। सो कूल ऑन द आउटसाइड बट टोटल फायर ऑन द इनसाइड। और फिर आता है तीसरा एंड प्रोबेबली द डीपेस्ट पैराडॉक्स, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। मतलब मैं अपनी हाई एनर्जी, अपनी एक्सटेसी में भी एक सैडनेस लेकर चलता हूं। उनके अंदर यौवन का उन्माद, अ यूथफुल पैशन तो है, लेकिन साथ ही अपने प्रिय से दूर होने का अवसाद, एक गहरी उदासी भी है। वो खुशी और गम, जॉय एंड पेन, दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली फील करते हैं। तो ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि कवि बड़े कंफ्यूज्ड हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट यही तो उनकी सुपर पावर है। उन्होंने जिंदगी की इन ऑपोजिट रियलिटीज को एक्सेप्ट कर लिया है और उनके साथ हार्मनी में जीना सीख लिया है।
तो ठीक है, हमने बच्चन जी को तो समझ लिया, पर अब द बिग क्वेश्चन, इससे हम क्या सीखें? क्योंकि ये कविता सिर्फ बच्चन जी का सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, ये हम सबसे एक सवाल पूछ रही है। कवि की एक बहुत पावरफुल लाइन है, नादान वही है हाय जहां पर दाना। यहां दाना का मतलब है वर्ल्डली विजडम, धन दौलत, मटेरियलिज्म, और नादान का मतलब है फूल। तो वो कह रहे हैं कि ये दुनिया कितनी नादान है, जहां भी मटेरियल सक्सेस दिखती है सब उसी के पीछे भागे चले जाते हैं। उनके लिए ये जो अंधी दौड़ है ना, ये बेवकूफ़ी है। और एग्जैक्टली इसीलिए वो खुद को कवि से ज्यादा एक दीवाना कहते हैं। देखो, कवि तो फिर भी सोच समझकर रूल्स के हिसाब से लिखता है, पर दीवाना दीवाना तो बस अपने पैशन में, अपने प्यार में पागल होता है। वो दिल की सुनता है, दिमाग की नहीं। तो बच्चन जी की असली आइडेंटिटी एक पोएट की नहीं, एक पैशनेट, एक दीवाने की है। और ये दीवानगी, ये पैशन दिखता है उनके डेली रूटीन में। वो कहते हैं, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। इसका मतलब समझो। स्टेप 1, वो हर रोज अपनी इमेजिनेशन में, अपने दिल में एक परफेक्ट दुनिया बनाते हैं, प्यार से भरी हुई। स्टेप 2, फिर वो असल दुनिया को देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि अरे ये तो मेरे सपने जैसी बिल्कुल नहीं है। स्टेप 3, तो वो उस सपने को मिटा देते हैं, पर अगले दिन फिर से एक नया परफेक्ट सपना बनाते हैं। तो ये जो साइकिल है ना, होप का, डिसअपॉइंटमेंट का और फिर से होप करने का, यही उनकी जिंदगी है। तो बात यह है, बच्चन जी ने अपने अंदर के पैराडॉक्सेस को फाइट नहीं किया, उन्होंने उन्हें एम्ब्रेस किया, अपनाया, और उसी से बना उनका आत्मपरिचय। तो ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारे अंदर कौन से कॉन्ट्रडिक्शंस हैं? हम में से कोई शाय भी हो सकता है और स्टेज पे कॉन्फिडेंट भी, कोई बहुत डिसिप्लिन भी हो सकता है और दिल से एकदम फ्री स्पिरिटेड भी। तो फिर इन सब कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ हमारा असली सेल्फ इंट्रोडक्शन, हमारा असली आत्मपरिचय क्या है? इस पर सोचना जरूर।